जय हिंद फ्रेंड। जैसा कि कल हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, आगे हम चलते हैं उसमें और आगे जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे और पढ़ाते हैं। तो जैसा कि त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि त्रिभुज बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, त्रिभुज बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है, वो सब सारे नियम मैंने आपको बता दिया था। और उसके आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बता दिया था कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार के त्रिभुज होते हैं। कुछ भुजा के आधार पे होते हैं, कुछ कोण के आधार पे होते हैं। उसके आगे हमने आपको थोड़ा सा एक त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा कर ली थी। उसके आगे अब हम लोग अगला पार्ट जो है उसका समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, तो इस प्रकार का त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उन्हें हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए कम से कम दो भुजाओं का आपस में बराबर होना अति आवश्यक है, अदरवाइज वह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके दो कोण भी बराबर होंगे। तो देखिए इस प्रकार से यदि कोई त्रिभुज बने जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यदि हम देखें तो ये भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों इस त्रिभुज में बराबर हैं, इसलिए इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। यदि ये भुजा 5 होगी, 5 मीटर मान लेते हैं, तो ये भी भुजा 5 ही मीटर होगी। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि उसकी दो भुजाओं का बराबर होना अति आवश्यक है, और जो दो भुजाएं बराबर होंगी तब उनके जो है दो कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि भुजा बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इस भुजा के सम्मुख कोण ये है, इस भुजा के सम्मुख कोण ये है, इसलिए जब यदि ये 5 है तो इसका जो मान होगा, मानते हैं थीटा, तो ये भी भुजा 5 है तो इसका भी जो मान होगा वह भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर भुजा हैं। इनके सामने के जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप, इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, इसके बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला का यूज होता है, जो सूत्र का यूज होता है, हम उसे आपको बता रहे हैं। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसे इस प्रकार से है वो जी, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वह इस प्रकार से होगा 1/4 इंटू बी इंटू 4a² माइनस b², ठीक है। ये माइनस है तो आप कहेंगे कि इसमें a क्या है, इसमें b क्या है। a और b इसमें जो है भुजा है। देखिए अगर हम इस प्रकार से त्रिभुज बनाएं, एक समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से यदि हम बनाएं, ठीक है, यहां से हम इसका नामकरण करते हैं a, b और c, ठीक है। तो त्रिभुज में यह होता है कि जो ये कैपिटल नाम लिखा रहता है, इसके सामने की जो भुजा होती है उसी को स्मॉल रूप में लिख दिया जाता है। तो इसके सामने के स्मॉल b लिख दिया जाएगा, ये स्मॉल a लिख दिया जाएगा, ये स्मॉल c लिख दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें लेकिन तो समद्विबाहु त्रिभुज है चूंकि ये, इसलिए इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए इसे भी हम लोग a बराबर b कर सकते हैं या b बराबर a कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले के हिसाब से लिखने के लिए इसका नामकरण थोड़ा सा हमें विशेष ध्यान से करना पड़ेगा। इस प्रकार से इसको हम b मानेंगे और इन दोनों को a मानेंगे, ठीक है। इसलिए इसको a मानेंगे क्योंकि दो भुजाएं जो है बराबर हैं। यदि बराबर है तो उनका नाम भी, उनकी जो दूरी होगी वही बराबर होगी, इसलिए इसको हम लोग बराबर a मान लिए। तो ये जो बराबर भुजा है उसे हम लोग यहाँ a मानेंगे, जो एक तीसरी भुजा है जो बराबर इन दोनों भुजाओं के नहीं है उसे हम लोग b मानेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/4 इंटू b इंटू रूट 4a² माइनस b², ये इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा, जिससे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने की बात आती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप के लिए आप परिमाप जानते हैं क्या होता है। बाउंड्री लाइन मतलब उसके जो
चारों तरफ से उसका जो परिधि बनता है उसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। यदि मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें और इस प्रकार से आप चलते चलते इधर जाएं, यहाँ पहुंचे सी पर, और सी से चलते चलते आप ए पर आ जाएं, और ए से चलते चलते आप फिर बी पे आ जाएं, तो इस प्रकार से आपने एक चक्कर पूरा कर लिया। तो आपके द्वारा चली गई दूरी यदि पूछा जाए तो आप यहाँ से यहाँ तक गए तो इसका मान जो है ए है, फिर आप यहाँ से यहाँ तक आए तो इसका मान भी ए है, लेकिन फिर आप जब बी ए से बी तक जाते हैं तो इसका मान बी है। तो इन्हीं सबको यदि जोड़ दिया जाए तो ये यहाँ से आप चढ़कर कितनी दूरी गए वो पता चल जाएगा, वही जो दूरी होगी वही उसका परिमाप होगा। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर लिख सकते हैं परिमाप बराबर ए प्लस बी, या इसे आगे बढ़ा के आप लिख सकते हैं ए प्लस ए मिलकर 2a हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं इसके परिमाप 2a प्लस बी। ये जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला होगा, ये जो होगा यह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए यदि हम देखें तो इसमें इसके अंदर भी एक वृत्त बन सकता है जिसे हम अंतःवृत्त कहेंगे, इसके बाहर भी एक वृत्त बन सकता है जो इस प्रकार से बनेगा जिसे हम बाह्यवृत्त कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अगले चित्र में अंतःवृत्त, समद्विबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त, समद्विबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त। तो इसके अंदर जो इस प्रकार से एक आकृति बनेगी इसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त कहेंगे। और यदि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया जाए तो इसके लिए आपको त्रिज्या होना आवश्यक है। आप तभी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वृत्ताकार भाग का जब उसकी त्रिज्या पता हो। तो इसकी त्रिज्या यदि आपको पता चल जाए तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे। यदि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ से आपको आर का मान चाहिए। आर का मान निकालने के लिए आप, ये होगा आर का मान निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, उसका हम यूज करेंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या जिसे हम कहेंगे। तो आगे हम देखते हैं यहाँ अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे, और अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए हम जिस फार्मूले का यूज करेंगे उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ कर दें, जगह पूरा क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम का जो सूत्र का यूज करेंगे वह होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमने आपको ऊपर बताया क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का। यहां से हम क्षेत्रफल निकाल के यहां पर रख देंगे। फिर हमने बताया आपको परिमाप निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और यहां से परिमाप निकाल के उसका आधा कर देंगे। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, उसको 2 से भाग कर देंगे, जो मान आएगा उससे उसमें भाग देंगे तो हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। जब हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी तो इस अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल पूछेगा वो हम पाई आर स्क्वायर, ये जो सूत्र है इसका प्रयोग करके हम इस अंतःवृत्त का जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस तरह से फिर यदि हम आगे और बढ़ें तो हम देखेंगे कि एक इस प्रकार से और हम आकृति बनाएं। तो इसमें यदि हम इसके बाहर एक वृत्त का निर्माण करें इस प्रकार से, तो हम देखेंगे कि ये एक बाहर वृत्त बन जाता है त्रिभुज का, जिसे हम त्रिभुज का बाह्य वृत्त कहेंगे। त्रिभुज के बाह्य वृत्त का यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो उसके लिए भी आपको त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या होना आवश्यक है। जब तक आपको बाह्य वृत्त की त्रिज्या प्राप्त नहीं होगी तब तक आप जो है कि उस बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, निकालने में असमर्थ रहेंगे। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर का ही यूज करेंगे, कैपिटल आर इसको मान लेते हैं। लेकिन तो इसके लिए आपको त्रिज्या कैपिटल आर की आवश्यकता पड़ेगी। जो कैपिटल आर निकालने के लिए आप एक फार्मूले का यूज करेंगे जो मैं यहां लिख दे रहा हूं। समद्विबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए हम करेंगे जो फार्मूला को प्रयोग करेंगे वो फार्मूला इस प्रकार से होगा, उसे हम कहेंगे भुजाओं का गुणनफल। मतलब ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाओं का गुणनफल
गुणनफल बटे 4 गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो होगा बाह्य वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी आपको। जब बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपको प्राप्त हो जाएगी तो आप इस बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल इस फार्मूले का यूज करके आप आराम से आसानी से निकाल पाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया अभी समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, हमने बताया कि इस प्रकार का त्रिभुज, इस प्रकार की ज्यामितीय आकृति त्रिभुजाकार जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जैसा कि मैंने इस त्रिभुज में आपको बताया है, दिखाया है कि ये जो दो प्रकार की हैं, ये जो दो भुजाएं हैं इनकी वो जो है आपस में बराबर है, और एक तीसरी भुजा है जो आपस में बराबर नहीं है, तो इसे ही हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का बराबर होना अति आवश्यक है। जब जो दो भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर होंगी तो उनके दो कोण भी बराबर होंगे। इस प्रकार का त्रिभुज जिसके दो कोण बराबर हों तो उनके दो भुजा भी बराबर होगी, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। फिर हमने बताया आपको इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो यदि आपको, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/4 इंटू बी इंटू √4a² माइनस b², जहां पर a और b हमने बताया कि त्रिभुज की जो है भुजाएं हैं। ठीक है, फिर हमने आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हमने आपको बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज का यदि आपको परिमाप ज्ञात करना हो तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से चलेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे तो आप एक चक्कर पूरा कर लेंगे, वही उसका परिमाप बनेगा। इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया कि इस तरह से आप भुजाओं को आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये जो बनेगा, ये जो आपको निकलेगा, इससे आपके परिमाप की प्राप्ति हो जाएगी। फिर हमने बताया यदि इस प्रकार से कोई समद्विबाहु त्रिभुज में आकृति बनी हो जिसके अंदर एक वृत्त बना हो, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिससे हम उस समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर का जो है त्रिज्या प्राप्त कर लेंगे, जिससे हम फिर πr² का प्रयोग करके हम उस अंतःवृत्त की क्षेत्रफल को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद फिर मैंने आपको आगे बताया कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के बाहर, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बना हो, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उसके लिए भी आपको πr² की जरूरत होगी, जिसमें पाई का मान आपको पहले से प्राप्त रहता है। कैपिटल R² का मान आपको चाहिए, इसके लिए आपको R का मान चाहिए। R का मान निकालने के लिए हमने बताया कि इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, भुजाओं का गुणनफल करके उसके बटे में 4 गुणे क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो आपको जो है कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से आपका समद्विबाहु त्रिभुज में जितने कॉन्सेप्ट होते थे सारे क्लियर हुए। चलिए आगे हम लोग अब विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके हम लोग सारा त्रिभुज से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितने भी जानकारी हैं, सब लोग हम लोग पढ़ लेंगे, एक आराम से एक एक करके याद कर लेंगे सारा। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं बुक में दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए फिर आगे हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है, विषमबाहु जिसकी सारी भुजाएं हों असमान, उसे हम लोग कहेंगे विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज होने के लिए तीनों भुजाओं का बराबर होना जरूरी नहीं है। इनके यदि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो इनके तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। इस प्रकार से देखिए इसे हम बना सकते हैं, इस प्रकार का त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, बी और सी। इस प्रकार से कोई त्रिभुज बने जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, यदि ये 2 मीटर हम माने तो इसे 3 और इसे 5 मान सकते हैं हम। तो इस प्रकार की जो आकृति बनी, ज्यामितीय आकृति का निर्माण हुआ, उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज की भी कुछ कंडीशन है, इसमें भी वही सारा चीज, अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे,
इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हम लोग सूत्र का अलग अलग यूज करेंगे, अलग अलग स्थिति में और अलग अलग तरह से हम सारी चीजें ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो फिर हम इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र को बताते हैं कि किस सूत्र का यूज करके आसानी से हम इसका क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम जो सूत्र का प्रयोग करते हैं वो इस प्रकार से है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां हम बता दें आपको कि जो ए बी सी है एक क्रम से भुजाएं हैं त्रिभुज की, और जो यस है यह अर्ध परिमाप है। यहां आप लिख सकते हैं कि यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ए कामा बी कामा सी त्रिभुज की भुजाएं ठीक है, तो हमने आपको बताया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और यहाँ यस बराबर ये और ए बी सी ये सारी इसकी भुजाएं हैं। यहाँ से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का आगे हम ज्ञात करेंगे, परिमाप की बात करेंगे। तो यहाँ भी यदि हम यहाँ से चलना प्रारंभ करें, इस प्रकार से ऐसे चलें, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से हम चलना प्रारंभ करें, यहाँ पहुंचे, और फिर इस प्रकार से चलते चलते हम वापस फिर यहाँ आ जाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ से चलना आपने प्रारंभ किया था और यहीं से फिर चलकर चलते ऐसे ऐसे फिर आप यहीं आ गए, तो एक चक्कर आपका यहाँ भी पूरा हो गया। तो परिमाप मतलब कि उसकी परिधि, मतलब कि उसके चारों तरफ से चलने पे जो उसके साइड की जो दूरी है उसे हम लोग परिमाप कहेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी c है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है। यदि हम इन सभी को आपस में जोड़ दें तो हमें परिमाप की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये इसका परिमाप हुआ, a इसका क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, अब आगे यदि हम इस प्रकार से कोई विषमबाहु त्रिभुज बनाएं और इसके अंदर यदि हम इस प्रकार से कोई एक वृत्त का निर्माण कर दें और हम आपसे पूछें कि इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपके पास इस r का मान होना आवश्यक होगा, तभी आप निकाल पाएंगे। यदि इस त्रिभुज में सबकी मान लीजिए भुजाओं का माप कुछ आपको दे दिया जाए और ये पूछा जाएगा कि वृत्ताकार जो भाग है वृत्ताकार जो अंदर भाग बन रहा है, इसका जो है आप क्षेत्रफल बताइए। तो इसके लिए आप फिर से वही वाला सूत्र जो पिछले बार हमने आपको बताया, वही वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि आप प्राप्त कर लेंगे तो आप पाई आर स्क्वायर का प्रयोग करके आप इस वृत्त का क्षेत्रफल पूरा बता पाएंगे। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, और यहां से हम कैपिटल स्मॉल r का मान निकाल लेंगे, जिसका प्रयोग करके हम इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल इस सूत्र से प्राप्त कर लेंगे। यदि इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम देखें तो इस प्रकार से एक और हम विषमबाहु त्रिभुज बनाएं और इसके बाहर एक हम वृत्त का निर्माण इस प्रकार से कर दें, तो आप देखेंगे कि इसके बाहर जो वृत्त बना है इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल आप निकालने के लिए भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिससे पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसके जरिए आप यहां से इस बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। इसके लिए आपके पास कैपिटल R का होना अति आवश्यक होगा। यदि कैपिटल R आपके पास नहीं होगा तो आप इस बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए भी हम वही फिर पुराने सूत्र का प्रयोग करेंगे,
बाह्य वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए हमने आपको बताया था कि भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे क्षेत्रफल, इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहां से कैपिटल आर का मान निकाल के इस फार्मूले का प्रयोग करके आप बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो हमने आपको बताया भुजाओं के आधार पर कोणों का वर्गीकरण में तीसरा प्रकार का जो विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, इसके बारे में हमने आपको बताया कि यदि इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके, इस सूत्र का प्रयोग करके आप जो है क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल के सूत्र में प्रयोग जो सारी चीजें हैं उसको हमने आपको बताया कि यस बराबर यहाँ अर्ध परिमाप है, सभी भुजाओं को जोड़ के यदि आप आधा कर देंगे तो उसका मान जो आएगा वह एस के बराबर होगा। एस के जहां जहां दिखेगा वहां वहां उस मान को आप रख पाएंगे। उसके बाद हमने बताया कि इसमें ए बी सी जो भुजाएं हैं ये सारी भुजाएं हैं, हमने बताया कि ये त्रिभुज की सारी भुजाएं हैं। उसके बाद हमने आपको बताया इसका परिमाप निकालने के लिए किस प्रकार से आप सारी भुजाओं को जोड़ के इसका परिमाप निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हुए हमने बताया कि यदि ये विषमबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना दिया जाए और उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आप निकालने के लिए इस पाई आर स्क्वायर सूत्र का जो प्रयोग करके आप इस अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। लेकिन अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास आर का मान होना अति आवश्यक है। बिना आर का मान संभव हुए आप इस अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए हमने आपको बताया अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे आप इस फार्मूले का प्रयोग करके, फिर यहां आप रख के इस अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने आपको बताया बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। यदि इस प्रकार से कोई वृत्त त्रिभुज के बाहर बना दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि इस बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप पाई कैपिटल आर स्क्वायर का प्रयोग करके आप यहां से इस बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया कि यहाँ जो कैपिटल आर है इसका मान होना आवश्यक है। इसके लिए ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकाल कर आप इस सूत्र से यहाँ पर रखकर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने अब विषमबाहु त्रिभुज के बारे में भी पूरा पढ़ लिया। तो अभी त्रिभुज का जो हमने वर्गीकरण आपको करवाया था उसमें से जो एक पार्ट था भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, उसको हमने पूरा पढ़ाकर समाप्त कर दिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो कोण के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण में हमने आपको 3 प्रकार का त्रिभुज बताया था। पहला हमने बताया था आपको न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हमने आपको बताया था समकोण त्रिभुज, और तीसरा एंड लास्ट हमने आपको बताया था अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अब हम न्यून कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, ये न्यून कोण त्रिभुज आपका हो गया। न्यून कोण त्रिभुज इस प्रकार का त्रिभुज जिसका मान, इस प्रकार का त्रिभुज जिसके तीनों कोण का मान 90 अंश से कम हो, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। तो इसे हम देखेंगे इस प्रकार से इसकी आकृति का निर्माण हो सकता है कि यदि हम इसे ए से बी और इसे सी माने तो इसके जो आकृति का निर्माण हुआ वो इस प्रकार से हुआ। इसके अंदर ये जो कोण तीनों बन रहे हैं ए, सी और बी, ठीक है, इसके अंदर जो इस प्रकार की आकृति के अंदर जो ये अंतः कोण बन रहे हैं, किसी भी दशा में इसका मान अलग अलग तीनों का मान 90 अंश से बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यह न्यून कोण नहीं रह जाएगा, न्यून कोण। ठीक है, और न्यून कोण का भी वही चीजें, इसका भी क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं।
इसका भी परिमाप आप निकाल सकते हैं, इसके अंदर भी वृत्त बन सकता है, इसके बाहर भी वृत्त बन सकता है, उसको भी आप जान सकते हैं। तो चलिए इसका, यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसके लिए आप जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे उस इस प्रकार से होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि हम इसमें देखें तो 1/2 आधार गुणे लंब, मैं भी आपको बता रहा हूं आधार लंब कहां से यहां कहां कैसे बनेगा। यदि इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। अब आप कहेंगे इसमें आधार क्या होगा, इसमें लंब क्या होगा। तो लंब हम, यदि हम इस भुजा को, बीसी भुजा को यदि हम आधार माने तो इस पे से कोई एक भुजा इसके शीर्ष से इस प्रकार से गिराएंगे कि जो 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाएगा, इसे ही हम लोग लंब कहेंगे। और यह इसका जो दूरी होगा यही इसका लंब का माप होगा, यही इसकी लंब की लंबाई होगी। तो यदि इस प्रकार से इस भुजा पर हमने डाला तो ये बना, तो यहाँ ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ लंब और आधार का गुणा करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि आप इस शीर्ष से इस पे लंब डालेंगे, ठीक है। तो इससे जब आप इस शीर्ष से इस पे लंब डालेंगे तो यहाँ पे जो कोण का निर्माण होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, लेकिन तो लंब तब ये बन जाएगा और आधार आपका ए बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप इस शीर्ष से इस पर डालेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का निर्माण होगा और ये लंब आपका हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार के त्रिभुज से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें लंब और आधार का होना आवश्यक है, जो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका परिमाप पूछा जाए तो फिर वही चीज आप यहां से चलना प्रारंभ करेंगे, यहां फिर आ जाएंगे तो आप इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। परिमाप तीनों भुजाओं का योग आप लिख सकते हैं, वही a + b + c, ये आपका परिमाप हो जाएगा और यह आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए यदि इस प्रकार से आप फिर इसके अंदर भी कोई वृत्त का निर्माण करें आप और इसका क्षेत्रफल पूछें तो फिर वही कंडीशन लगेगी उसी प्रकार से जिस प्रकार से आगे हमने आपको बताया था विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में किस प्रकार से हम प्रयोग करके उनका अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकाल ले रहे थे। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ भी अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकाल के और πr² सूत्र से हम इस क्षेत्रफल यहाँ भी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं न्यूनकोण त्रिभुज से। आगे जो अगला आपका है समकोण त्रिभुज, उसके बाद आता है आपका अधिक कोण। तो पहले हम आपको अधिक कोण त्रिभुज बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। घबराना नहीं है, आराम से लगे रहना है, सारा चीज आप सीख जाएंगे। तो पहले हम अधिक कोण त्रिभुज इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज जो है इनके जो कॉन्सेप्ट हैं सब एक जैसे हैं, मिलते जुलते सारे चीजें एक दूसरे से। तो हम आपको अब अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। अधिक कोण त्रिभुज, देखिए अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार का त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसको अगर हम बनाएं तो इस प्रकार से बनेगा, ये इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी जिसे हम ए, बी और सी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे बी और इसे हम ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से बनेगा और इसका भी वही क्षेत्रफल पूछेगा, इसका परिमाप पूछेगा, अंतर्वृत्त पूछेगा, बाह्यवृत्त पूछेगा। तो इसका भी हम जैसे भी अभी हम लोग न्यून कोण का निकाले उसी प्रकार से इसका भी हम निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसी न्यून कोण में जो सूत्र का प्रयोग हुआ है उसी का प्रयोग करेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे लंब हम यहाँ करके इसका भी क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है। इसके आगे हमने आपको बताया कि परिमाप, तो यहाँ भी उसी प्रकार से परिमाप भी हम उसी सूत्र का प्रयोग करके सारी भुजाओं को आपस में जोड़ के हम यहाँ भी परिमाप प्राप्त कर सकते हैं,
ठीक है। अब आगे जो इसके बात आती है वह एक बचा आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको बताना है, इसीलिए हम उसे अब इसके बाद बताएंगे। और जो है कि अब हम लोग समकोण त्रिभुज पे चलते हैं, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है क्षेत्रफल निकालने का, परिमाप निकालने का, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सेम है। इसीलिए हम अब आगे बढ़ जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमने न्यून कोण का बताया उसी प्रकार से अधिक कोण का हो गया। अब आगे हम लोग समकोण का देखते हैं। समकोण त्रिभुज, इसके नाम से ही प्रतीत होता है समकोण। समकोण मतलब 90 अंश के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार का त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 अंश हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो अब हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है। इस ज्यामितीय आकृति को हम लोग समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। ए के सामने हम लिखेंगे ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ये हुआ आपका समकोण। इसमें जो है ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा। इसीलिए इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि ये मान इसका 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार की ज्यामितीय आकृति त्रिभुजाकार, इस प्रकार की ज्यामितीय आकृति जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज होने के लिए आपके पास एक कोण का 90 अंश होना अति आवश्यक है। इसका भी यदि आपसे क्षेत्रफल पूछे तो इसका भी वही सूत्र, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। यहां भी इस सूत्र का प्रयोग करके अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। इसके आगे आपसे पूछेगा इसका परिमाप क्या होता है, तो आप इस सारी भुजाओं को इसको जोड़ देंगे आपस में, तो यहाँ आपको उसका परिमाप प्राप्त हो जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, परिमाप निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ऐसे करते हुए आप जो है इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप प्राप्त कर लेंगे। इसके आगे यदि इसके भी अंदर इस प्रकार से यदि हम समकोण त्रिभुज बनाएं और इसके अंदर एक वृत्त का निर्माण हम करें और आपसे कहा जाए कि इस जो वृत्ताकार भाग बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार भाग जहां भी होगा वहां पाई आर स्क्वायर, इस सूत्र का ही प्रयोग किया जाएगा। और इसका प्रयोग करते हुए आप जो है यहां से क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए जो ए स्मॉल आर दिख रहा है आपको, इसका मान आपको चाहिए। तो इसका मान निकालने के लिए आप अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आप जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वह इस प्रकार होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर। इसको हम लिखने के लिए इस प्रकार से हम करेंगे, इसका नामांकन कर दें, a + b - c/2। यहाँ का इस सूत्र का प्रयोग करके दो भुजाओं को जोड़ के तीसरी भुजा जो है कर्ण, इसको घटा के आप यहाँ से इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या प्राप्त करके इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल आप प्राप्त कर लेंगे। यदि इस प्रकार से कोई त्रिभुज हम समकोण त्रिभुज बनाएं और आपसे कहा जाए कि इसके बाहर एक वृत्ताकार भाग का निर्माण करिए और उसका क्षेत्रफल आप हमें बताइए, तो उसके लिए आप जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो इस प्रकार से होगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर, आप ये आर यहाँ है, ये सी यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ से देखें तो ये 90 अंश के सामने की भुजा जो है ये बी है, तो आप लिख सकते हैं, इसका नामांकन इस प्रकार से करिए,
थोड़ा सा ये मिस्टेक नहीं हो जाएगा, यहाँ सी आना चाहिए। यहाँ आप ले सकते हैं सी, यहाँ आप सी ले लीजिए, यहाँ बी ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ ए ले लीजिए, ठीक है, ये सी होना चाहिए। तो ए आपका हो जाएगा c/2। यहाँ से आप इस सूत्र का प्रयोग करके आप कैपिटल आर का मान निकाल कर और यहाँ पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर में रख के आप इस बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। चलिए इतनी बात तो कॉमन थी जो हमने आपको बताया, ये हम आपको हर त्रिभुज में बताएं। अब इसके आगे हम चलते हैं और बताते हैं कि समकोण त्रिभुज में विशेष क्या है। थोड़ा इसमें इंक डाल लें। एकदम आप लोग लगन से लगे रहिए, धैर्य बनाए रखिए। देखिए 2 4 10 बार में आप 2 4 10 क्लास में आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और आप एक अच्छे विद्यार्थी हो जाएंगे। जो आप ज्योमेट्री से डरते हैं उसका डर खत्म हो जाएगा और आप आगे अच्छा कर पाएंगे और अच्छे ज्योमेट्री से जो है अच्छा मार्क आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए इसके आगे जो हम आपको बताना चाह रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में वो देखिए क्या है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हमको बताना ये है आपको कि समकोण त्रिभुज में एक विशेष बात ये होती है कि समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं का वर्ग एक तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ए बी सी, इसके सामने बी, इसके सामने सी, इसके सामने ए। यदि इसमें हम देखें तो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से यहाँ पर आप पाएंगे कि सी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सी का स्क्वायर प्लस बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से इस चीज की प्राप्ति हुई है जिसका प्रयोग समकोण त्रिभुज में अधिकतर जगह किया जाता है और इसी का प्रयोग करके त्रिभुज में बहुत सारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस चीज को आपको जानना जरूरी है। ये कहता है ये है कि यदि यहाँ पर कोई संख्या आप लें और यहाँ पर कोई संख्या लें तो इन दोनों का इसका भी वर्ग करके और इसका भी वर्ग करके आपस में यदि जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त हो इसके बराबर हो। चलिए हम लोग चेक करते हैं। यदि हमने 4 को लिया और इसका वर्ग कर दिया और फिर आगे हमने 3 को लिया है और इसका वर्ग कर दिया तो हम देखेंगे 16 और प्लस 9 इसके बराबर। अब देखेंगे इन दोनों को जोड़कर 25 की प्राप्ति हो रही है और यदि हम इस 5 का स्क्वायर कर दें, 5 का वर्ग कर दें तब भी हमें 25 प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ से ये बात जो हमने आपको बताया प्रूफ होती है कि इस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, आगे और हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अदरवाइज आप लोग भी बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो आज हमने त्रिभुज से संबंधित जितनी बातें थी, त्रिभुज के जितने प्रकार थे हम कंप्लीट आपको कर दिए हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और त्रिभुज से संबंधित जितने कुछ संबंधित प्रमेय वगैरह हैं, उनसे संबंधित जितने नियम कॉन्सेप्ट हैं सबके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट में कुछ लिखिए मेरे लिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।